हेलो चैम्पियंस, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग देख रहे थे मार्च का करंट अफेयर, ठीक है, जिसमें फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 26 पॉइंट को कवर किया था, है ना। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और मार्च करंट अफेयर देख लीजिएगा, या फिर आर ओ की प्लेलिस्ट में जाके आप पहला पार्ट देख सकते हैं। और आज हम लोग करने वाले हैं सेकंड पार्ट, ठीक है, जिसमें हम 20 पॉइंट्स कवर करेंगे, 20 पॉइंट्स, ठीक है। और ये होंगे 27 से और 46 तक, ठीक है। ये हम लोग आज कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा आज का प्लान हो गया, ठीक। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रायसीना डायलॉग। तो रायसीना डायलॉग के बारे में हम इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट था उसमें भी कवर किया था, और एक दो पॉइंट रह गए थे तो हमने उसको इसमें ऐड कर दिया है। जैसे रायसीना डायलॉग न्यू दिल्ली में हुआ, और ये फर्स्ट टाइम हुआ था 2016 में, 2016 में। और इसको रायसीना क्यों कहते हैं ये हमने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया है, जाके उसको देख लीजिएगा। इसको ऑर्गेनाइज कराता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि विदेशी मामलों का मंत्रालय, और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। कौन सा फाउंडेशन है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। रायसीना डायलॉग की इस बार की अगर हम थीम देखें, 2023 की जो थीम थी वो थी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। क्लियर है? ये हमारा रायसीना डायलॉग के बारे में है। इसमें लगभग सभी चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट में कवर की थी, थीम हमने फर्स्ट पार्ट में नहीं बताई थी, जो हमने आपको यहाँ बता दी है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं बोलेंगे, जिससे कि आपको बार बार वीडियो पॉज ना करनी पड़े, ठीक है। ये चीज़ें नोट डाउन हो गई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे लाइफ एथॉन। क्या देखेंगे? लाइफ एथॉन। लाइफ एथॉन ये क्या था? ये एक वर्चुअल हैकाथन था। क्या था? एक वर्चुअल हैकाथन था, जिसको ऑर्गेनाइज करा। वर्चुअल मतलब क्या होता है? आभासी, यानी जो ऑनलाइन होता है, ठीक है, वीडियो कॉलिंग वगैरह पे, जूम मीटिंग में होता है। जैसे आप अभी वर्चुअली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं मुझसे, ठीक है, तो ये वर्चुअल हो गया, आभासी हो गया। तो ये अभी हुआ था हैकाथन। इसको ऑर्गेनाइज किसने कराया था? ऑर्गेनाइज कराया था नीति आयोग ने और यूएनडीपी ने, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। और इसमें हमने क्या डिस्कस किया? इसमें हमने डिस्कस किया लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, मतलब कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें कैसी लाइफस्टाइल रखनी चाहिए, वो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया, उस पर चर्चा हुई। अब जब बात आती है नीति आयोग की, ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नीति आयोग की जो चीज़ें एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं उनको। जैसे कि नीति आयोग का सबसे पहले तो एक जनरल फुल फॉर्म हमको पता होना चाहिए, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये आपकी नीति की फुल फॉर्म हो गई। एन और ये आई, ये टी और आई, ये होता है आपका नीति। ये कब फॉर्म हुआ था? तो ये फॉर्म हुआ था जनवरी 1, ठीक है, 2015 की 1 जनवरी को इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसके अगर हम चेयरमैन की बात करें, नीति आयोग के चेयरमैन, तो वो होते हैं पीएम, यानी कि इस समय कौन चेयरमैन है, यानी अध्यक्ष पीएम मोदी, ठीक है। अगर हम बात करें इसके वाइस चेयरमैन की, ठीक है, उपाध्यक्ष की, तो वो हैं श्री सुमन बेरी। कौन है? श्री सुमन बेरी। ये इसकी वाइस चेयरमैन हैं, यानी कि उपाध्यक्ष हैं। और जो नीति आयोग है इसमें 2 हब्स होते हैं, ठीक है, इसमें 2 हब्स होते हैं। अगर हम हब्स देखें तो 2 हब्स हैं। एक आपका हो गया टीम इंडिया हब, टीम इंडिया हब। और अगर हम दूसरा देखें तो वो है नॉलेज एंड इनोवेशन हब,
नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ठीक है, जो टीम इंडिया हब है, तो टीम इंडिया हब लीड्स टू पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में राज्यों के पार्टिसिपेशन को लीड करता है। ठीक है, और दूसरा आपका नॉलेज एंड इनोवेशन हब है, जो कि बिल्ड करता है इंस्टीट्यूशन का थिंक टैंक और कैपेबिलिटीज़। ठीक है, नॉलेज एंड इनोवेशन हब बिल्ड्स द इंस्टीट्यूशंस थिंक टैंक एंड कैपेबिलिटीज़, या थिंक टैंक कैपेबिलिटीज़, यानी कि जो थिंक टैंक कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बिल्ड करता है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। इसमें आपके सब ऑफिसर्स वगैरह की हम बात करते हैं, और इसमें जो आपके चीफ मिनिस्टर्स और पीएम होते हैं, इन सब की बातें हम करते हैं। तो ये 2 टाइप के हब होते हैं। ठीक है, ये हो गया नीति आयोग के बारे में। आगे हम देखते हैं यूएनडीपी के बारे में। अगला पॉइंट आपका होगा यूएनडीपी के बारे में। तो आइए यूएनडीपी को भी हम समझ लेते हैं। तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। क्या होता है? डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर है ये चीज़? इसका फॉर्मेशन हुआ नवंबर 22, 1965 में। इसका हेडक्वार्टर अगर हम देखें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, और इसके इस समय हेड, यानी कि आप अध्यक्ष कह सकते हैं, तो हेड हैं यूएनडीपी के एकिम स्टीनर। कौन है? एकिम स्टीनर। ये चीज़ क्लियर है? और ये क्या है, देखिए ये यूएन की एजेंसी है। किसकी एजेंसी है? यूएन की। और इसका क्या टास्क होता है? टू हेल्पिंग कंट्रीज़ इन एलिमिनेट पॉवर्टी एंड अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसके अगर हम बात करें टास्क की, तो पहला हो गया एलिमिनेट। क्या एलिमिनेट करना? पॉवर्टी, यानी कि गरीबी। तो गरीबी का उन्मूलन करने के लिए, पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए कंट्रीज़ की हेल्प करना इसका पहला टास्क है। और दूसरा टास्क है किस चीज़ में हेल्प करना? टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि देखिए, सबसे पहले तो एक तो हो गया इसका एलिमिनेट करने वाला सीन, जो इसका पहला टास्क है। दूसरा टास्क है अचीव करने में हेल्प करना है। एलिमिनेट करने में हेल्प करना है पहला, जिसमें पॉवर्टी एलिमिनेट करनी, यानी कि गरीबी। दूसरा अचीव करने में है, तो क्या अचीव करना है? तो सबसे पहला आपका आता है इसमें सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, सतत आर्थिक वृद्धि। और क्या इसको हेल्प करना होता है, क्या चीज़ अचीव करने में? वो है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि मानव विकास। तो ये होगा यूएनडीपी के बारे में और नीति आयोग के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला पॉइंट है यूएसडी 1 बिलियन लोन। 1 अरब अमेरिकी डॉलर का लोन अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने दिया है इंडिया को। ठीक है, इस पे साइन हुआ है वर्ल्ड बैंक और इंडिया में कि वो 1 अरब डॉलर का लोन देगा इंडिया को। क्यों देगा? तो इंडिया के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, जो हेल्थ केयर हमारा अवसंरचना है उसके लिए ये 1 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर का लोन देगा। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो ये दे रहा है फॉर पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन जो है, बेसिकली उसके लिए ये लोन दिया गया है। और जो ये मिशन है ये शुरू हुआ था अक्टूबर 2021 में। और इस मिशन के अंतर्गत हम अब तक 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना चुके हैं। ये चीज़ क्लियर है? अब चूँकि पॉइंट आता है वर्ल्ड बैंक का, तो इसको हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे।
यहाँ पे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले वर्ल्ड बैंक। नोट डाउन करिएगा, ये फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट होंगे आपके लिए, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक जो है, सबसे पहले तो ये समझिए कि ये कलेक्टिव नेम है, सामूहिक नाम है दो संस्थाओं का, ठीक है। देयर आर टू ऑर्गेनाइजेशंस विच कलेक्टिवली नोन एज वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो कलेक्टिव नेम ऑफ, पहला तो है आपका IBRD, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरा जो इसका हमने बताया कि ये दो संस्थाओं का, ठीक है, दो ऑर्गेनाइजेशन का कलेक्टिव नेम है, उसको हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, और वो है इंटरनेशनल, पहली बात तो इसको हम लिखते हैं IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो ये दोनों IBRD और IDA को कलेक्टिव रूप में हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, ठीक है। सामूहिक रूप से IBRD और IDA को हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, और एक्चुअल में ये ओन करता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये 5 ऑर्गेनाइजेशन को ओन करता है, जिसमें से ये 2 हैं, IBRD और IDA। इसके अलावा 3 ऑर्गेनाइजेशन और हैं, लेकिन हमें उनके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये समझते हैं कि वर्ल्ड बैंक कब बना, और इसका बेसिक कुछ हम और चीज़ें देखेंगे। तो वर्ल्ड बैंक को IMF के साथ, यानी कि जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, उसके साथ वर्ल्ड बैंक को डेवलप किया गया था या फॉर्म किया गया था। कब बना था वर्ल्ड बैंक? तो ये बना था जुलाई 7, 1944 में। कब बना था? जुलाई 7, 1944। 7 जुलाई 1944 को वर्ल्ड बैंक बना, और इसका हेडक्वार्टर अगर हम देखें तो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर है, और इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, अध्यक्ष अगर हम इसका देखें, तो वो हैं अजय बांगा। कौन है? अजय बांगा। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? अब इंटरेस्टिंग आपको एक चीज़ हम पूछेंगे, आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि वर्ल्ड बैंक ने फर्स्ट लोन किसको दिया था? वर्ल्ड बैंक ने फर्स्ट लोन किसको दिया था? 5 सेकंड का टाइम देते हैं, फिर हम इसका आंसर आपको बताएंगे। फर्स्ट लोन इसने दिया था फ्रांस को 1947 में। 1947 में वर्ल्ड बैंक ने पहला लोन दिया था फ्रांस को, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट एंड ओनली DNA वैक्सीन। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लीजिएगा, जहाँ पे हमने ये आपको IBRD और IDA के बारे में बताया है, तो IBRD में, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना वर्ल्ड बैंक के कितने मेंबर्स हैं, तो आप देखेंगे बेसिकली सब एग्ज़ाम्स में ये नहीं पूछा जाता है कि अगर एक अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है तो वहाँ पे वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर्स, ये नहीं पूछा जाता। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक एक्चुअल में कोई एक इंस्टीट्यूट नहीं है। ये IBRD और IDA को हम कलेक्टिवली बोल देते हैं, सामूहिक रूप से IBRD और IDA, इन दोनों को एक साथ हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। तो IBRD के मेंबर जो हैं वो अलग हैं, और IDA के मेंबर्स अलग हैं। IBRD में अगर हम मेंबर्स की बात करें, ठीक है, तो एक तो हो गया आपका IBRD, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा आपका हो गया IDA, यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो IBRD में आपके 189 मेंबर्स हैं,
और IDA में 174 यानी कि 174 मेंबर्स हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है और इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा और देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम अगला देखते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट एंड ओनली DNA वैक्सीन कैंडिडेट। तो डेंगू के लिए बना है, ठीक है, ये किसके लिए बना है? डेंगू के लिए, और इसे बनाया है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलोर। ठीक है, बेंगलुरु का जो इंस्टीट्यूट है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, उसने इस वैक्सीन को बनाया है डेंगू के लिए। और डेंगू का जो वायरस होता है उसका कैरियर कौन है, कौन उसको कैरी करता है? तो ये है एडीज़ एजिप्टी। कौन कैरी करता है? ये मच्छर है एडीज़ एजिप्टी, ये कैरी करता है डेंगू के वायरस को। और एडीज़ एजिप्टी वही मच्छर है, वही मॉस्किटो है जो चिकनगुनिया और जीका वायरस को भी कैरी करता है। ठीक है, तो एडीज़ एजिप्टी आपका 3 चीज़ में आपका कॉज हो जाएगा, एक तो डेंगू हो जाएगा, दूसरा चिकनगुनिया और तीसरा जीका वायरस। ये चीज़ क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे जैस्विन एल्ड्रिन के बारे में। किसके बारे में? जैस्विन एल्ड्रिन के बारे में। तो इन्होंने अभी नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, राष्ट्रीय जो रिकॉर्ड है वो बनाया किसमें? मेंस लॉन्ग जंप में। ठीक है, जो पुरुष की लंबी कूद होती है उसमें राष्ट्रीय रिकॉर्ड, नेशनल रिकॉर्ड बनाया है जैस्विन एल्ड्रिन ने। कितने मीटर इन्होंने जंप किया है? तो 8.42 मीटर जंप किया है। 8.42 मीटर की लॉन्ग जंप की जैस्विन एल्ड्रिन ने, जो कि अब नया नेशनल रिकॉर्ड है। अब चूंकि ये नया नेशनल रिकॉर्ड है तो ओल्ड नेशनल रिकॉर्ड कौन सा है? प्रीवियस रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो प्रीवियस रिकॉर्ड है एम श्रीशंकर का। ठीक है, एम श्रीशंकर का पहले मेंस लॉन्ग जंप का नेशनल रिकॉर्ड था 8.36 मीटर का, जिसको अभी ब्रेक किया जैस्विन एल्ड्रिन ने। इन्होंने 8.42 मीटर जंप किया। अगला देखते हैं, ये आपका है पोर्टर प्राइज़। क्या है? पोर्टर प्राइज़ 2023। तो पोर्टर पुरस्कार 2023, तो ये मिला है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। भारत के मंत्रालय है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, उसको मिला पोर्टर पुरस्कार। ठीक है, पोर्टर पुरस्कार का जो नाम रखा गया वो रखा गया माइकल पोर्टर के नाम पे। किसके नाम पे रखा गया? माइकल पोर्टर के नाम पे। एंड ही वॉज अ रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, जाने माने वो अर्थशास्त्री थे माइकल पोर्टर, उनके नाम पे पोर्टर प्राइज़ का नाम रखा गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है आभा नंबर। क्या है? आभा नंबर। तो आभा नंबर जो है ये 14 डिजिट का एक डिजिटल नंबर है। 14 डिजिट का, 14 अंकों का एक डिजिटल नंबर है। क्या है? डिजिटल नंबर है। और ये आभा का अगर फुल फॉर्म देखें तो ये है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो ये आपके जैसे आधार कार्ड है उसमें एक आधार नंबर होता है, ऐसे ही एक आभा नंबर होगा। और इसका जिसका आभा नंबर क्रिएट हो चुका होगा तो उस व्यक्ति की, उस पर्सन की जितनी भी हेल्थ हेल्थ के बारे में जो भी डाटा है वो उस पर अपडेट रहेगा। और कोई भी डॉक्टर आपके सिर्फ आभा नंबर के थ्रू आपकी पूरी हेल्थ की जानकारी ले सकेगा। अभी तक 25 करोड़ जो हैं वो हेल्थ रिकॉर्ड लिंक किए जा चुके हैं आभा से। अभी तक कितने हेल्थ रिकॉर्ड्स को आभा से लिंक कर दिया गया है? तो ये 25 करोड़ हैं, 25 करोड़। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं फ्रिंजेक्स 23। फ्रिंजेक्स 23 क्या है? तो ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। किसके बीच में हुआ? इंडिया और फ्रांस के बीच में। ठीक है, इंडिया और फ्रांस के बीच में फ्रिंजेक्स 23 हुआ। कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ पेंगोडे मिलिट्री स्टेशन। कहाँ हुआ? पेंगोडे मिलिट्री स्टेशन। ये कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरला में। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम केरला में है पेंगोडे मिलिट्री स्टेशन, जहाँ पे आपका फ्रिंजेक्स 2023 हुआ है। इसके अलावा हम फ्रांस के साथ और भी कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, कुछ और भी सैन्य अभ्यास हम करते हैं,
जैसे कि वरुण, गरुण और शक्ति। कौन कौन सा? वरुण, गरुण और शक्ति। ये 3 अभ्यास भी हम फ्रांस के साथ करते हैं। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर पे। तो ये कह रहा है संतोष ट्रॉफी 2023 के बारे में। किसके बारे में कह रहा है? संतोष ट्रॉफी 2023। तो ये आपकी 76th नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप थी। ये आपकी 76वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैम्पियनशिप थी, जिसका फाइनल हुआ कर्नाटक और मेघालय के बीच में। किसके बीच में? कर्नाटक और मेघालय के बीच में, जिसमें कर्नाटक आपका जो है वो विनर है। कर्नाटक जीतता है आपका संतोष ट्रॉफी 2022-23। और जाहिर सी बात है, फाइनल अगर कर्नाटक जीता है तो मेघालय आपका 2nd रैंक पे हो गया, और इसमें 3rd रैंक पे रहा इस चैम्पियनशिप में सर्विसेज। जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उसकी जो टीम है, सर्विसेज की जो टीम है, वो 3rd प्लेस पे रही संतोष ट्रॉफी 2022-23 में। और कर्नाटक जो इसमें जीता है ये आफ्टर 54 ईयर्स। अब चूँकि कर्नाटक इतने सालों बाद जीता है, इसलिए ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कोई एक स्टेट इतने लॉन्ग पीरियड के बाद में कोई नेशनल लेवल पे ट्रॉफ़ी जीता है। ठीक है, फुटबॉल की जो आपकी नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप है वो तो 76 थी ये, 76वीं, और ये 54 साल बाद जीता है कर्नाटक। और ये स्टार्ट कब हुई थी संतोष ट्रॉफी? तो ये स्टार्ट हुई थी 1941 में, 1941 में आपका संतोष ट्रॉफी स्टार्ट हुई थी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्पीड हम जानबूझ के ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी चीज़ लिखने में दिक्कत ना हो। इसके बाद हम बात करेंगे बैम्बू क्रैश बैरियर के बारे में। तो बैम्बू क्रैश बैरियर क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है? तो एक्चुअल में बांस से ना एक बैरियर रोड के किनारे जो नहीं बनता है, लेफ़्ट और राइट साइड में दोनों तरफ, किसी भी रोड के, जो लोहे वगैरह के और भी किसी हार्ड मटेरियल के बनते, जिससे कोई जानवर उसमें ना आने पाए, और कई सारी चीज़ें होती हैं। तो जो वो लेफ़्ट और राइट में हाईवे के किनारे आप जो देखते हो बाउंड्री जैसा जो बना होता है, बैरियर जो होता है, उसको अभी बांस का बनाया गया। अभी ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और ये इससे क्या होगा, ये जो बांस का बनाया गया है तो इसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि गाड़ियों को डैमेज नहीं होगा ज़्यादा। अगर कोई गाड़ी धोखे से पटरी से उतर जाए, रोड से उतर जाए लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में, तो वो जाके बैम्बू क्रैश बैरियर से टकराएगी, गाड़ी की स्पीड धीमी हो जाएगी और धीरे धीरे गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन गाड़ी को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये दुनिया का अभी का पहला 200 मीटर लंबा ये बनाया गया। ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है बाहुबली। देखिए, ये बाहुबली नहीं है, देखिए हम भी पहले इसको बाहुबली समझ रहे थे, बट ये एक्चुअल में बाहुबली है। ठीक है, क्या है? बाहुबली। इसका नाम रखा गया है बाहुबली। कहाँ पे ये बनाया गया है? तो ये महाराष्ट्र में बनाया गया है। और जो बैम्बू यूज़ हुआ है, बांस कौन सा यूज़ हुआ है? तो वो बांस है बम्बूसा बाल्कोआ। क्या है? बम्बूसा बाल्कोआ। किस बांस का प्रयोग किया गया है? तो बम्बूसा बाल्कोआ का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। ठीक है, और ये आपका किस हाईवे पे बना है? तो हाईवे का नाम है वानी वडोदरा। कौन सा हाईवे है? हाईवे का अगर हम नाम देखें तो वो है वानी वडोदरा हाईवे। वानी वडोदरा हाईवे पे आपका बैम्बू क्रैश बैरियर लगाया गया है। ये चंदरपुर को यावतमल से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? चंदरपुर को यावतमल से जोड़ता है। ये चीज़ क्लियर है? चंदरपुर को यावतमल से जोड़ता है आपका ये हाईवे। कहाँ पे है एग्जैक्ट ये? तो ये विदर्भ में है।
कहाँ पे है? विदर्भ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका 37 पॉइंट नंबर हम देखते हैं। तो 37 पॉइंट नंबर कह रहा है फर्स्ट नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ 2023। नौसेना कमांडरों का पहला सम्मेलन, नौसेना कमांडरों का पहला सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ? तो ये आईएनएस विक्रांत पे हुआ, आईएनएस विक्रांत पे हुआ। और आईएनएस विक्रांत क्या है? फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, पहला देसी या स्वदेशी विमान वाहक पोत है आईएनएस विक्रांत। और इसको किसने बनाया था? तो इसको बनाया था कोचीन शिपयार्ड ने। किसने बनाया था? कोचीन शिपयार्ड, इसने बनाया था। पहला हमारा देसी यानी कि पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत। ठीक है, फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर इज आईएनएस विक्रांत एंड इट वाज made by Cochin Shipyard. And on INS Vikrant, the first Naval Commander Conference of 2023 happened. ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट अपना पॉइंट देखते हैं। मऊगंज, तो क्या है ये मऊगंज, क्यों ये न्यूज़ में है? तो ये बना है 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना मऊगंज। और ये रीवा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है। ये रीवा जो जिला है उसकी एक तहसील हुआ करती थी जिसको अब अलग जिला बना दिया गया है, मऊगंज। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम 39th पॉइंट। तो इंडियाज़ 81st चेस ग्रैंड मास्टर, भारत के 81वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो श्री सयंतन दास, श्री सयंतन दास। क्लियर है ये चीज़? श्री सयंतन दास ये भारत के 81वें 81st चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं धारा की। धारा क्या है? ओड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, ओड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। इसको ऑर्गेनाइज़ किया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, हमारे संस्कृति मंत्रालय ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। इसमें इंडिया का जो इतिहास रहा है उसके बारे में अच्छे से चीज़ें समझाई गई हैं। इसके बाद 41st अगर हम देखें तो ये है सिटी बैंक एंड एक्सिस बैंक। क्या है? सिटी बैंक एंड एक्सिस बैंक। तो अभी हाल ही में क्या हुआ ये न्यूज़ कि सिटी बैंक कंप्लीटेड द सेल ऑफ इट्स इंडियन कंज्यूमर बिजनेस टू द एक्सिस बैंक। जो इंडियन कंज्यूमर बिजनेस है किसका? सिटी बैंक का, उसने बेच दिया है किसको? एक्सिस बैंक को। सिटी बैंक ने अपना इंडियन कंज्यूमर बिजनेस जो था, भारतीय उपभोक्ता व्यापार जो था, उसको बेच दिया है। कितने में? 11,600 करोड़ में, 11,600 करोड़ की ये डील थी जिसमें सिटी बैंक ने अपने जो इंडियन कंज्यूमर बिजनेस है उसको सेल किया एक्सिस बैंक को। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं 42nd। तो एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव, AETI, ठीक है, एटी। तो एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव ये स्टार्ट किया था जापान ने 2021 में, 2021 में जापान ने एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। इट वाज, और अभी इसमें क्या हुआ कि इन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया भी इसका मेंबर होगा। इंडिया भी क्या होगा? इसका मेंबर होगा। यहाँ किसकी बात कर रहा है? इंडिया की। किसने अनाउंस किया? जापान ने। ठीक है, और ये क्या है एटी? तो विच कंट्रीज़ वांट टू बी नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन कंट्री। इसके आसियान भी इसके मेंबर हैं। आसियान कंट्रीज़ जो हैं वो भी एटी की मेंबर हैं। और इसमें वो देश होते हैं जो नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन देश बनना चाहते हैं। ठीक है, वो इसका हिस्सा बनते हैं एटी के। इसके बाद हम देखते हैं किलाड़ी म्यूज़ियम। क्या है ये? किलाड़ी म्यूज़ियम, किलाड़ी संग्रहालय। तो ये शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट है
तमिलनाडु का, वहाँ पे किलाड़ी म्यूज़ियम को इनॉग्रेट किया गया, उसका उद्घाटन हुआ है। और जब हम बात कर रहे हैं शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ से एक आपको रिसेंट न्यूज़ याद रखनी है। यहाँ पे एक्सकवेशन हुआ था, यानी कि उत्खनन हुआ था अभी हाल ही में, और यहाँ से उत्खनन में जो एविडेंसेस मिले उससे ये चीज़ आपकी क्लियर होती है कि जो आपका संगम युग है, अभी हम हिस्ट्री में भी इसको पढ़ेंगे, संगम एज, तो इसका टाइम पीरियड है 800 BCE, यानी कि 800 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व, 800 BCE से, और 300 CE यानी कि 300 ईस्वी तक आपका संगम एज था। ये डिक्लेयर किया गया आफ्टर द एक्सकवेशन ऑफ शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है ये चीज़? आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं PCI ऑफ इंडिया। देखिए ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना होगा, कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो PCI मतलब पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो इसका डेटा रिलीज़ किया है 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर था, 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसका डेटा रिलीज़ किया है NSO ने। NSO मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्या होता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो हम पर कैपिटा इनकम को दो तरीक़ों से देखते हैं। एक जिसमें इन्फ्लेशन को हम कंसीडर नहीं करते, हम पर कैपिटा इनकम तो देखेंगे लेकिन मुद्रास्फीति का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है हम उसको नहीं देखेंगे। हमको सिर्फ जो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम से मतलब है विदाउट कंसिडरिंग इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को जोड़े बिना PCI अगर हम देखते हैं तो 2014-15 में जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो थी 86,647। पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति हमारी कितनी थी? 86,647 रुपये, 86,647 rupees was the per capita income of India in 2014-15 when we are not considering inflation. And in 2022-23 financial year, the per capita income of India is 1,72,000 while we are not considering inflation, and it is the 2 times of 2014-15। तो अगर 2014-15 से अगर हम तुलना 2022-23 की करें तो लगभग 2 गुना जो है वो प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, यदि हम उसमें मुद्रास्फीति को नहीं कंसीडर करते हैं। अगर हम मुद्रास्फीति कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, PCI व्हेन वी आर कंसीडरिंग इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को कंसीडर करने पे हम देखते हैं कि 2014-15 में 2014-15 में हमारी पर कैपिटा इनकम थी 72,805। कितनी थी? 72,805, 72,805 प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी मुद्रास्फीति को कंसीडर करते हुए अगर देखा जाए तो, और वो बढ़ के कितनी हो गई है? तो 98,118, 98,118 इज़ द पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वाइल वी आर कंसिडरिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर अगर हम काउंट करते हैं तो NSA के अकॉर्डिंग PCI हमारी 98,118, ये डेटा आपको अच्छे से याद रखना होगा। इसके बाद हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ लार्ज डिपॉजिट ऑफ लिथियम। तो अभी लिथियम के बहुत बड़े भंडार मिले हैं, ठीक है, और ये लगभग आपका 8.5 मिलियन टन है। लगभग कितना है? 85 लाख टन का डिपॉजिट है, ऐसा कहा है किसने? ईरान ने कहा है। अगर ये बात सही है तो ये बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है हमारे लिए। तो ईरान में 85 लाख टन के, कितने? 85 लाख टन का लिथियम भंडार मिला है, ऐसा ईरान का कहना है। और ईरान में कहाँ? तो ईरान में एक शहर है हमेदान। क्या नाम है? हमेदान। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जब चूँकि हम लिथियम के डिपॉजिट की बात कर रहे हैं तो अभी इंडिया में भी तो डिपॉजिट मिला है कुछ समय पहले लिथियम का। तो अगर हम इंडिया के रेफरेंस में देखें तो इंडिया के रेफरेंस में आपको एक तो देखो साइट देखनी है आपको मध्य प्रदेश,
तो सॉरी, इट इज़ नॉट मध्य प्रदेश। इंडिया में ये मिला है मांड्या डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, मांड्या डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है ये? कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट से हमको लिथियम के डिपॉजिट मिले हैं, ठीक है, लिथियम भंडार मिला है। और इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट है रेसी, क्या नाम है? रेसी, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू जो कश्मीर है वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है रेसी, वहाँ पे भी लिथियम भंडार मिले हैं। तो इंडिया में आपको 2 डिस्ट्रिक्ट मिले, एक रेसी हो गया और एक हो गया मांड्या। इन दोनों जगह लिथियम के भंडार यानी कि डिपॉजिट मिले हैं। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं 46 पॉइंट। तो 46 पॉइंट रिलेटेड है कटलास एक्सरसाइज 2023 या इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023। कटलास एक्सरसाइज या इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है ये ऑर्गेनाइज कराता है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, ठीक है। कंबाइंड जो मैरीटाइम फोर्सेस हैं, CMF हैं, ये ऑर्गेनाइज कराते हैं कटलास एक्सरसाइज, ठीक है। और जो ये कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस है, जो संयुक्त नौसेना की बात हम कर रहे हैं, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 34 देशों की नौसेना का ऑर्गेनाइजेशन है। 34 कंट्रीज़ की जो नेवल आर्मी है, नौसेना है, उसका संगठन है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, ठीक है, संयुक्त नौसेना या संयुक्त समुद्री सेना, आप इस तरीके से कह सकते हैं। तो ये जो संगठन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 34 कंट्रीज़ का है। तो अगर आपसे कोई पूछे कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस में कितनी कंट्रीज़ हैं, तो 34 कंट्रीज़ हैं, 34 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। 34 कंट्री की जो नेवल आर्मी है, नौसेना जो है, वो आपकी कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस में है। ये कहाँ हुआ इस बार? तो ये हुआ गल्फ़ रीजन में। कहाँ हुआ? गल्फ़ क्षेत्र में। और इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया INS त्रिकंड ने। INS त्रिकांड ने पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से यहाँ पे। क्लियर है? तो इसी के साथ जो हमारा आज का टारगेट था 20 पॉइंट्स का, वो कंप्लीट होता है। कल फिर आपको हम 20 या 25 पॉइंट्स देंगे, जो कि मार्च का 3rd पार्ट होगा। यहाँ तक अगर रुके हैं तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा और अपने दोस्तों यारों में शेयर भी ज़रूर करिएगा। अगर कंटेंट पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में कम से कम कुछ अपने पॉजिटिव रिव्यूज़ या कुछ कमी लगती है तो नेगेटिव रिव्यूज़ को भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। RO का लाइव बैच जो हमारा चल रहा है 2-3 दिन से, उसमें लाइव क्लासेस नहीं हुई हैं क्योंकि कुछ लाइव स्ट्रीम में इशूज़ आ रहे हैं, और 1-2 दिन में अगर वो सही हो जाते हैं तो हम लाइव करेंगे, अदरवाइज़ हम उसमें भी रिकॉर्डेड क्लास अपलोड करेंगे। तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लें। एग्ज़ाम आने वाला है RO का, एंड हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का उसमें कोई भी नुकसान हो, ठीक है। सो ओवरऑल हैव अ नाइस डे गाइज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। चलिए, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।